आज आप लोगों को एक चर वाले समीकरण तो पढ़ा चुके हैं, आज दो चर वाले युगपत समीकरण के बारे में बता रहे हैं। ज़रा उसे विस्तार से समझने का प्रयास करिएगा। पढ़ाई एक खाना पूर्ति नहीं है, बेसिक नॉलेज बहुत आवश्यक है। मेरा एक प्रयास है कि आप तक ये मैसेज पहुंचा सकूं। आइए देखते हैं। हम पहले यहीं से आपको पहले लिखे हैं दो चर वाले, एक चर का हम आपको पढ़ा चुके हैं। एक बार हम बता दूं, ax प्लस b बराबर 0 का हम आपको बता चुके हैं, ठीक। लेकिन फिर भी मेरा यहाँ एक प्रयास हो रहा है। जैसे 2x प्लस 10 बराबर 0, ये क्वेश्चन है। तो 2x प्लस उधर ले जाएंगे तो क्या होगा, -10, x बराबर -10/2, 2 5 10 कट गया, इसलिए x बराबर 5। ये माइनस है यहाँ -5, ये मेरा आंसर हुआ। तो ये आपका एक चर वाले एक घातीय समीकरण है। बहुत लंबा सफ़र की तरफ हम लोग निकल चुके हैं और आप ध्यान से एक एक चीज़ को समझते जाइए। हम बहुत बारीकी से प्रयास कर रहे हैं कि आपको समझा दूं। जो पीछे ना भी पढ़ा है, अगर ज़्यादा मजबूती चाहते हैं तो पीछे देखना होगा ज़्यादा। हम एक सिंपल उदाहरण लेके चले हैं। ax प्लस b बराबर 0, तो 2x प्लस 10 बराबर 0 हुआ। 2x सही, प्लस इधर आके माइनस, x बराबर, एक कट के आंसर मेरा आ गया। अब हमको एक चर नहीं, x में यहाँ केवल x है, एक चर है। लेकिन आज हम दो चर की बात करेंगे। एक दो चर का एक समीकरण नहीं, युगपत माने जोड़ा होता है। युग्म मतलब जोड़ा। एक एक भाषा को देखिए। आगे है, पहले इसे समझाएंगे। दो चर वाले एक घातीय समीकरण का व्यापक रूप यह है। कैसे बता चुके हैं व्यापक रूप। कैसे आप पहचानेंगे कि यह दो चर का समीकरण है। तो दो चीज़ रहेगा, x रहेगा, y रहेगा, z रहेगा, m, दो को रहना चाहिए। तो यहाँ एक चर का है ax प्लस by प्लस c बराबर 0। ये मेरा हीरो है, यही मेन रोल में आएगा। सारे किरदार इसी को निभाने हैं। तो यहाँ होगा क्या, a इंटू एक्स यहाँ छिपा हुआ है, प्लस b इंटू वाई और प्लस c बराबर 0। यानी x की जगह x तो रहेगा, y भी रहेगा, लेकिन a b c अंक रहेगा, a b c अंक रहेगा, a b c अंक रहेगा। क्लियर है। जैसे 2x प्लस 3y प्लस 5 बराबर 0। एकदम आराम से देखिए। तो बताइए x बता रहा है कि a है, a कितना हो गया, a कितना हो गया 2। देखिए a कितना हो गया 2। ध्यान से देखिए a कितना हो गया, सीधा देखिए बाउंड्री के अंदर लेते हैं 2। y ये बता रहा है b कितना हो गया, और ये अंक मेरा हो गया c। एकदम क्लियर है। यहाँ हम देखेंगे a बराबर 2 पाए हैं और b बराबर 3 पाए हैं और c बराबर 5। एकदम आपको आएगा। ध्यान से देखिए, हम इसे एक बार और समझाने का प्रयास कर रहे हैं। हमने फिर समीकरण उठाया 2x प्लस 3y प्लस 7 बराबर 0। चलिए बताइए x, ये x बता रहा है कि a, यानी a बता रहा है कि a हो गया। a बराबर कितना हुआ, a बराबर 2 हो गया। y बताया ये b बराबर कितना हो गया, b बराबर 3 हो गया और c बराबर कितना हो गया, c बराबर 5 हो गया। आगे जो मेरा हल कहेगा, आप सोच रहे होंगे कि ABC का क्या मतलब है। अब यहाँ पे ध्यान देना है, 5 विधि से हल बताना है। पहले हम इसे समझेंगे, इसके बाद लड़ेंगे उससे। पहले आप खेलेंगे तो पहले आपको अनुमंडल खेलना होगा, फिर डिस्ट्रिक्ट खेलना होगा, डिस्ट्रिक्ट में मेडल लाएंगे, तब स्टेट और तब नेशनल। एक ही बार नेशनल में मत घूमते, ठीक है, ऐसा कोई नियम नहीं होता है। अब फिर से देखूं एक बार, ax माइनस by प्लस -5 बराबर 0। अब देखिए ये किस में आएगा। तो ये तो मेरा फार्मूला कहता है कि ये होगा ax प्लस by प्लस c, लेकिन मेरा जो समीकरण है वो 3x माइनस 5y -6 बराबर 0। अब क्या होगा क्या, होना क्या है यार। चलिए 3x प्लस -5 माइनस प्लस माइनस
वाई प्लस माइनस 6 बराबर 0, माइनस प्लस माइनस। क्लियर है? तो यहाँ फार्मूला के आधार पर हम पॉजिटिव ले लेंगे और प्लस माइनस माइनस। फिर से एक बार ये लिख लिए हम अंक को, जो क्वेश्चन था लिख लिए, प्लस लेके, यानी यहाँ प्लस है तो हम प्लस ले लिए, और क्या करें कि माइनस हो जाता है, माइनस ब्रैकेट में ले लिए, माइनस प्लस गुना कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, गुना करके देखते हैं। 3x माइनस प्लस माइनस 5y माइनस प्लस माइनस 6 बराबर 0। वही चीज़ मेरा आ गया। तो जब ये आ गया है तो फिर से हम एक बार प्रयास, 3x प्लस माइनस 5y प्लस माइनस 6 बराबर 0। तो चलिए ax प्लस by प्लस c बराबर 0। अब दम लगा के तनी देख लीजिए और हमारा भी मदद कर दीजिए। अगर आप बता सकते हैं तो x, ये क्या बताया 3, a बराबर 3। अब बताइए y यानी ये b बता रहा है, बोलिए b बराबर कितना हो गया, b बराबर -5। बोलिए तो फिर c बराबर कितना हो गया, c बराबर -6। तो अब बातें हमको ये फॉलो नहीं समझ लेना है कि डायरेक्ट यहाँ से लिखेंगे। अगर मेरा लिखा हुआ हो 3x माइनस 5y माइनस 6 बराबर 0, तो ये सब करने की ज़रूरत नहीं है। सीधे लिखेंगे a बराबर 3, b बराबर -5 और c बराबर -6। ठीक, दूसरी भाषा में भी ये आपको दे सकता है। वो कैसे दे सकता है, 3x माइनस 5y बराबर 6। तो इसमें हम ABC कैसे करेंगे, तो पहला तो नियम कहता है कि बराबर में 0 चाहिए, लीजिए कर देते हैं 0। 3x माइनस 5y माइनस 6 बराबर 0। अब a बराबर कितना हुआ 3, डायरेक्ट b बराबर कितना हो रहा है -5 और c बराबर कितना हो रहा है -6। क्लियर हो गया? अब आप बोलेंगे कि ये लिखा हुआ है तो क्या हमें इसे लाना ज़रूरी है? बिल्कुल नहीं। चलिए 3x माइनस 5y बराबर 6। तो आप जान गए ना कि a बराबर आपका 3 है, अब b बराबर क्या है -5 है, और c को n लाएंगे तब ना 0 होगा, तब ना, तो c हो जाएगा -6। ठीक है, तो पहले हम a b c निकालने के पूरे तरीके को सीख चुके हैं। अब हमें उम्मीद है एकदम क्लियर होगा। थोड़ी सी और है इसमें कुछ चीज़ें। देखिए, गणित कभी भारी नहीं होता, उसे दिल से सीखना पड़ता है। जिस तरह माँ हमसे प्यार करती है उतना ही हम माँ से प्यार करें तो दोनों के बीच कमियां नहीं आएंगी। कमियां तो तब आएंगी जब एक तरफ से कम बेसी होता है। समझिए अनमोल चीज़ को, ये अनमोल है माँ। अगर लिखा है x प्लस वाई x माइनस वाई बराबर -3, ऐसे लिखा है, ठीक है, तो इधर लाएंगे या नहीं लाएंगे, आप तो दोनों समझ चुके हैं। चलिए ला के दिखा दूँ, x माइनस वाई प्लस 3 बराबर 0। पहले हम इस भाषा में चलते हैं। तो x प्लस माइनस, अब यहाँ समझिए, एक होता है अक्षर गुणांक और एक होता है अंक गुणांक। x प्लस 2y माइनस या प्लस 5 बराबर 0। ये यहाँ कुछ नहीं है, यहाँ कुछ नहीं है तो 1 छिपा हुआ है और इसे हम कहते हैं अक्षर गुणांक। याद रखिएगा, अक्षर गुणांक। बड़े बड़े गणितज्ञ बस छोटी सी फासले में गड़बड़ कर देते हैं। और ये जो मेरा ये अंक है इसे कहते हैं अंक गुणांक। याद रखिए, इसे क्या कहते हैं, अंक गुणांक। कोई अंक नहीं, वहाँ 1 छिपा हुआ रहेगा। क्लियर? तो यहाँ पे अगर हमको लिखना हो यहाँ पे तो a बराबर 1 छिपा हुआ है, a बराबर 1 लिखेंगे। ठीक है, b भी यहाँ 1 छिपा हुआ है तो b बराबर -1 होगा और c बराबर 3। दूसरी भाषा में हम लेके चल रहे हैं यहाँ पर 1x प्लस -1y प्लस 3। देखिए 1x, तो यहाँ प्लस ले लिए तब प्लस माइनस हो जाएगा आपको, ठीक है, और इधर आके ये प्लस हो गया। अब चलिए ax प्लस by प्लस c बराबर 0, ये 0 हो गया। इधर लाएंगे तो प्लस कुछ नहीं बचेगा, 0 बचेगा। a बराबर क्या हो गया आपका, a 1 हो गया। b बराबर क्या हो गया आपका, -1 हो गया। देखिए b कितना हो गया, -1 हो गया, a 1 हो गया और c बराबर 3 हो गया।
तो अभी तक हम लोग ABC जानना चाह रहे थे, ठीक है। अब थोड़ा हमको आगे बढ़ने का मौका दीजिए। दो चर वाले एक घातीय समीकरण का व्यापक रूप यही है, ax, देखिए ax प्लस by प्लस c बराबर 0। हमने एक समीकरण उठाया है, x प्लस वाई बराबर 7, x प्लस वाई माइनस 7 बराबर 0। अगर ये दूसरा रूप में रहेगा, ये दूसरा रूप में रहेगा तो ये पट्टी आ जाएगा। आपको अक्सर ज़्यादातर जो क्वेश्चन मिलता है एकदम धैर्य के साथ देखिए, यही आपको बड़ी बड़ी मंजिल तक लेके चलेगा। अगर इसे दिक्कत होगा तो हमें उम्मीद है कि शायद आपको समझने में दिक्कत हो जाए, क्योंकि जिस बेस को हमने उठाया है उस पर बहुत टफ कंडीशन आ सकता है। कठिन से कठिन सवाल बताएंगे और इसकी सहायता के बिना संभव नहीं है। चलिए, अगर वो a मेरा कहता है ax प्लस by प्लस c बराबर 0, इसके हिसाब से हमने लिखा है x प्लस वाई माइनस 7 बराबर 0, तो ऐसे ज़्यादातर x प्लस वाई बराबर 7 मिलेगा। क्लियर? तो यहाँ हम सीधे लिखेंगे a बराबर 1 x, b बराबर 1 y, और प्लस है नया के c बराबर माइनस 7 मिलेगा। ठीक है, तो इस तरह से एक चर वाले समीकरण का व्यापक रूप कैसे पहचानेंगे? ax प्लस by प्लस c के रूप में रहेगा। एक दो चर वाले एक घातीय समीकरण इसे कहते हैं। क्या कहते हैं? गलती से बोल दिए थे एक चर, दो चर, एगो चर x है, एगो चर y है। एक चर तो ये होता है ax प्लस b बराबर 0, ठीक है, यानी एक एगो x से लेके z तक में एक ही गो रहेगा। ठीक है, तो ये दो चर। अब यहाँ क्लियर हुआ। अब हम आगे की तरफ सफर शुरू करते हैं। यह हमने व्यापक रूप जान गए। तो अब देखिए लिखा है दो चर मानों के हल के अनगिनत। दो चर वाले जो समीकरण है, दो चर वाले समीकरण के जो मान होते हैं उनके अनगिनत जोड़े हल हो सकते हैं। अनगिनत जोड़े हल हो सकते हैं। x प्लस वाई बराबर जो माइनस 7 लिखा है, इसका अनगिनत जोड़ा हल हो सकता है। तो जोड़ा क्या होता है? जोड़ा तो एगो x और y, x से y है ना, तो एगो x का मान निकलेगा, एगो y का मान निकलेगा। एगो को भुज कहते हैं और एगो को कोटि कहते हैं। भुज माने x, कोटि माने y। तो सभी के x और x रहता है तो x का हल निकलता है, और x प्लस y है, x मतलब कि x है और y है, तो x y का हल निकलेगा, x का भी निकलेगा और y का भी निकलेगा। तो लिखा है दो चर वाले जो समीकरण हैं उनके अनगिनत हल होते हैं। लेकिन यहीं पे धमाका हो रहा है, लेकिन और क्या, कुछ और भी होता है क्या? तो जानिए ना और होता है या नहीं। अज्ञात राशियां प्राकृत संख्या में हो तो x प्लस वाई बराबर 7 के कुछ ही हल संभव हैं। हम प्राकृत संख्या आपको पढ़ा चुके हैं। कह रहा है कि यदि हल प्राकृत संख्या में हो तो सीमित मात्रा में होगा, अनलिमिटेड नहीं चलेगा, अनलिमिटेड नहीं चलेगा, एकदम लिमिट में होगा। क्योंकि प्राकृत संख्या कह रहा है कि दोनों के जोड़ के साथे तक, कह रहा है अपनी औकात में रहो, ये कह रहा है अपनी औकात में रहो। साफ कह रहा है 7 लाख दिए हैं तो जे बुझाए वो करो, 7 लाख से ज्यादा एक पैसा नहीं देंगे। तो इसे बोलते हैं प्राकृत संख्या, क्योंकि प्राकृत संख्या 1 से लेके अनंत तक होता है। तो उस प्राकृत संख्या में से ये जो वैल्यू है उसको इतना ही लेना है कि दोनों के जोड़ के 7 आ जाए, इससे ज्यादा नहीं आवे। ठीक है, हम अभी दिखा रहे हैं, घबराइए मत। और आगे कहता है नहीं, पहले हम इसे आपको संतुष्ट कर दें, न तो फिर आप कहिएगा कि हमको अलबला रहे हैं। प्राकृत संख्या आपको लिखा है, इधर लेते हैं, x प्लस वाई बराबर 7 आना चाहिए। तो चलिए प्राकृत संख्या लिमिट में रहिए, औकात में रहना पड़ेगा भाई। बाबूजी खर्च देने के लिए तैयार नहीं, पढ़ाइए अपना ट्यूशन, पढ़े लिखे हैं ना, 10th में पढ़ रहे हैं ना, तो 2 बच्चा के पढ़ा के नहीं आप पढ़ा सकते हैं। कहिएगा बाबूजी पैसा नहीं दिए, 12 हमको तो नहीं मिला था। x प्लस वाई बराबर 7। अरे यार बड़े बाप का बेटा होगा तो मिल जाएगा खर्च, हम लोग गरीबी से जीने वाले लोग हैं और जिस क्लास में हैं हम लोग को मेहनत करके आगे बढ़ना होगा। हमको नहीं मिला था, ऐसा प्रैक्टिकली मेरे बारे में जान सकते हो तुम। इसलिए हम कह रहे हैं कि अपने लाइफ में अपने पैर पर जीना सीखो, हाथ पसारना मत सीखो। मेरी माँ भी हमको सिखाई थी हाथ मत फैलाना किसी के आगे,
और हम तुम्हें यही बात सिखा रहे हैं, तुम हाथ मत फैलाना, अपने दम पर जीना सीखो। एक दो बच्चों को पढ़ाओगे ना, मेरिट रहेगा तो अपना खर्च निकाल लोगे। चलिए आइए, प्राकृत संख्या 7 औकात में हम लोग को रहना है। तो चलिए हम x बराबर 1 लेते हैं। अगर हमने x बराबर 1 लिया तो 1 प्राकृत संख्या है कि नहीं? तो लीजिए 1 प्लस y बराबर 7 और y बराबर 7 प्लस उधर जाके क्या होगा -1, यानी y बराबर क्या बचेगा 6। 1 लिए तो 6 आया। अगर हम x बराबर 2 ले रहे हैं तो ऊपर क्या है x प्लस वाई बराबर 7, 2 प्लस वाई बराबर 7, y बराबर 7 माइनस 2, y बराबर कितना आया 5। तो 2 लिए तब 5 आया। बात समझ रहे हैं ना? हम आपको एक, अब ये तो सीख गए। फिर से x प्लस वाई बराबर 7, तो x का मान हमने 1 लिया, 1 प्लस x की जगह 1 लिखे, 1 प्लस वाई बराबर 7, y यहीं रुकेगा 7 प्लस इधर आके माइनस y बराबर क्या आया 6। x प्लस वाई बराबर 7, x का मान 2 प्लस वाई बराबर 7, y बराबर 7 माइनस 2, y बराबर 5, 2 लिए तो 5 आया। तो हम इसको एक तरीका बदल के आपको बताते हैं। फिर थ्री रखिएगा, आप थ्री रखिएगा तो अब आइए आप बिना बनाए कैसे आप बना सकते हैं। अब बोलिए एक में कई जोड़े तो 6, एक में कई जोड़े कहता दोनों जोड़ के 7, तो एक में कई जोड़े तो 7, तो एक में 6 जोड़े तो 7, 2 में कई जोड़े तो 7, 2 में 5 जोड़े तो 7, 3 में कई जोड़े तो 7, 3 में 4 जोड़े तो 7, 4 में कई जोड़े तो 7, 3 जोड़े तो 7, दोनों जोड़ के 6 1 7 3 5 2 7 4 3 7 4 3 आ गया। तो इस तरह से ये लिमिट मात्रा में है। देखिए बड़े बाप का बेटा कहने का मेरा मतलब किसी धन दौलत वाला से नहीं है। विद्यार्थी है, गरीब होता है, एक सन्यासी होता है, और विद्यार्थी का जीवन हमारे धर्मशास्त्र के अनुसार सन्यासी का होता है, और सन्यासी हमेशा गरीब होता है। वो किसी के लिए नहीं, वो दुनिया के लिए जीता है, अपने लिए नहीं। आप एक विद्यार्थी हैं, कल के देश के सफल डॉक्टर, इंजीनियर, वकील और एक अच्छा इंसान बनेंगे। तो आप गरीब हैं, गरीब इसलिए हैं कि आपको ज्ञान हासिल करना है। तो कुछ लोग कहते हैं कि हम जाति से मतलब रखते हैं। नो, कोई मतलब नहीं, अर्थ को समझिए। मैं आपको कहता हूं कि दुकान खोलो, मतलब दोनों कान खोल के सुनो। और कई लोग कहते हैं देखो भाई कान खोल के सुन लो, तो मेरी शॉर्ट भाषा होता है, दो कान खोलो, समझो दिमाग से अच्छी तरह। चलिए हम इसे दूसरी भाषा में बताऊं आपको। x प्लस वाई बराबर 7, तो समीकरण जो है ना वो y में निकालना चाहिए। ग्राफ पढ़िएगा तो y में, आइए ना आज सिखा रहे हैं। 7 प्लस इधर आके क्या होगा x। क्लियर है? अब देखिए कैसा मैजिक हो रहा है। अरे हिसाब को मैजिक कहते हैं दोस्त। हाथ का सफैया है, तू बना दियो तो मैजिक आ गया, नहीं बनाया तो मैजिक नहीं आया। तो मैजिक क्यों नहीं आएगा? आप ठीक से समझोगे तो नहीं आएगा। x बराबर 1 रखें, ठीक है? तो ये लीजिए y बराबर क्या होता है 7 माइनस x, मतलब 7 माइनस 1 बराबर 6। क्या बात करते हैं, यही रह गया, प्लस था उधर जाके माइनस हो गया। अब हम x का मान रखेंगे, y फटाफट 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 आ जाएगा। y यहीं रोके हैं, प्लस इधर आके x। अब हम x बराबर 1 रखें तो y बराबर 7 माइनस x, मतलब 7 माइनस 1 बराबर 6। x 1 रखें, y 6 आया। x 2 रखिए तो y कितना आएगा? 7 में से 7 माइनस 6, मतलब 7 माइनस 2 क्या बचेगा 5। 2 रखे तो 5 आया। x बराबर 3 रखिए तो y बराबर 7 माइनस 3 क्या बचेगा 4 बचेगा। 3 रखें तो 4 आया। देखिए 1 6 1 7 5 2 7 3 4 7। x बराबर 4 रखिए तो y बराबर 7 माइनस 4 बराबर 3। 7 रखें तो 4 आया। x बराबर हम 5 रखते हैं, y बराबर 7 माइनस 5 बराबर क्या बचेगा 2। बोलिए 7 में से 4 घटाए तो 3 हुआ ना। तो टेबल में 4 ना होगा, 4 3 और 4 ये नीचे वाला। अच्छा कितना रखना है हमको 4, तो 4 रखें तो क्या है 3। अब क्या रख दें 5 रखते हैं। 5 x 5 रखेंगे तो 7 में से 5 घटा के 2, देखिए 5 2 7। बहुत बढ़िया। 6 रखते हैं जी। x बराबर 6 तो y बराबर 7 माइनस 6 बराबर 1, x बराबर 7। देखिए देखिए अभी धमाका होगा। y बराबर 7 माइनस 7 बराबर 0। अब हम अगर टेबल ले लेते हैं 7 और 0, अजी आपको क्या कहा प्राकृत संख्या ना, तो 0 आपका प्राकृत संख्या है, बताइएगा पूर्ण संख्या है। तो कहें लिमिट में रहिए, सब बराबर मत करिए। 7 में 0 जोड़ेंगे तो 7 हो जाएगा, ठीक है। लेकिन आपको कहा प्राकृत संख्या, क्या कहा प्राकृत संख्या, कने प्राकृत संख्या कहा। प्राकृत संख्या के कुछ ही हल होते हैं, कुछ ही हल होते हैं।
जीरो नहीं ला सकते हैं, ये नहीं चलेगा, ये ना चलबो, ठीक ना, बुझे। अरे बिहारी हर भाषा जानता है दोस्त, कभी कभी निकल जाता है, इसके लिए बहुत बहुत सॉरी। तो यहाँ जो हम टेबल आपको दे रखे थे इसी दिन के लिए लिखा है प्राकृत संख्या n, n मतलब नेचुरल नंबर और r मतलब रियल नंबर, वास्तविक संख्या। क्लियर। तो प्राकृत संख्या n के लिए सीमित हल होंगे, लिमिट में होगा, लिमिट में होगा। तो प्राकृत संख्या के हल क्या है, 1 2 3 4 5 6 टेबल, 1 2 3 4, गरीबी आ गया, तो गरीबी है तो लीजिए हम अमीर बन जाते हैं। अरे मन से गरीब नहीं होना चाहिए यार, नहीं हो पाएगा। सुनिए ना, ऐसा करिए आप लोग, यहाँ से इसको हटा देते हैं, ठीक है। और ये जो प्राकृत संख्या का हल है आप इसे देख लें, यहाँ से इसे समझ लें, ठीक है, ठीक है। और यहाँ हो क्या रहा है वो देखिए, देखिए 1 का 6, ठीक है, 1 6, 1 सवाई, 2 का 5, 3 का 4, 4 का 3, 5 का 2 और 6 और 1। अब समुच्चय क्या होता है, समुच्चय क्या होता है, समुच्चय को थोड़ा जाने, दिख रहा है, आवाज में कुछ गड़बड़ हो रहा है। देखिए भाई, वो माइक का आवाज़ आ रहा था, तो जानते हैं स्वतंत्र राष्ट्र में लोग कुछ भी कर सकते हैं ना, जब मन जब। खैर कोई बात नहीं, आइए हम लोग वापस, आपको दिक्कत नहीं हो, आवाज़ में दिक्कत नहीं हो, इसलिए हम कोशिश किए थे। तो प्राकृत संख्या ये देखिए निकाल के हमने आपको दिखा दिया प्राकृत संख्या। तो यहाँ जान जाइए, अज्ञात राशियाँ प्राकृत संख्या में अगर हल होंगे, अगर प्राकृत संख्या में हल होंगे तो वो सीमित मात्रा में होंगे। प्राकृत संख्याओं हो तो x + y के कुछ हल संभव है, मतलब सीमित मात्रा में होंगे। देखिए कहीं लिखे हुए हैं r पर वास्तविक संख्या अगर रहेगा तो अनगिनत हल होगा, लेकिन अगर प्राकृत संख्या रहेगा तो उसके सीमित हल होंगे, लिमिट में होंगे। ऑब्जेक्टिव आ सकता है कि प्राकृत संख्याओं में हल कैसे आ सकते हैं, सीमित या असीमित, तो सीमित मारेंगे। लेकिन वास्तविक संख्या पर कहेगा, रियल नंबर पर, तो वास्तविक संख्या तो माइनस में भी हो सकता है, प्लस में भी हो सकता है, रूट में भी हो सकता है, रूट में नहीं भी हो सकता है, तो अनगिनत हो सकता है। और वो कैसे होगा, ये तो आप समझ गए, ये आप समझ गए। अब देखिए, अब रियल नंबर वाला कैसे होगा वो हम आपको दिखा दूं। आप लोग दोस्त पढ़ाई को खेल समझते हैं, डीप में जाना होता है, धंधा करने से नहीं होता है। पढ़ा दिए, पैसा ले लिए, चल दिए। जब तक त्याग की भाव नहीं होगा ना आप सीख सकते हैं और ना ही मैं सिखा सकता हूं, ठीक है। अब देखिए वास्तविक संख्या, तो x + y = 7, चलिए दिखा देते हैं, एकदम डायरेक्ट अटैक करते हैं। x, अगर x का मान हम आधा लेते हैं, ठीक है, x का मान आधा, तो दोनों मिला के 7, तो y का मान कितना, 6.5, नहीं भरोसा है, हम दिखा देते हैं। x = 1/2, तो x + y = 7, y बराबर यहाँ लिखेंगे आधा + y = 7, y = 7 - 1/2, लघुत्तम लेंगे 2, 7 दूनी 14 - 1, 13/2, 6.1/2। देख लीजिए, आधा लेंगे तो 6.5 होगा। ऐसे ही कुछ भी मान लेंगे, कुछ भी मान लेंगे, 3/4 लेंगे, 1/4 लेंगे, ऐसे वैसे ही मान निकालते चले जाएंगे, निकालते जाइए असीमित, अनलिमिट में। तो वास्तविक संख्या जब रहेगा तो उसके अनगिनत हल निकलेंगे। एक चर वाले के लिए बात है, एक चर का। अब यहाँ एक सवाल देते हैं, x + y = 7 के कितने हल होंगे, x + y = 7 के कितने हल होंगे। तो आपके किताब में दिया हुआ है प्रश्न, ऑब्जेक्टिव में, भारतीय भवन की किताब में, कि x + y = 6 के कितने हल होंगे, कितने। ये नहीं ना कहा कि क्या कहा कि प्राकृत संख्या में कितने हल होंगे। तो प्राकृत संख्या में हल होंगे तब 1 2 3 रख के देख लेंगे, माइनस में नहीं जाना चाहिए, जीरो के बाद नहीं जाना चाहिए, माइनस में आ गया तो खत्म। देखिए x + y = 6, xy, x का मान 1 तो y का मान 5, 5 1 6, x का मान 2, y का मान 4, x का मान 3, y का मान 3, x का मान 4, y का मान 2, x का मान 5, y का मान 1, x का मान 6, तो आ जाएगा -1। देखिए 6 रखेंगे तो 0 आ जाएगा, 6 रखेंगे तो 0 आ जाएगा, और 7 रखेंगे तो -1 आ जाएगा। ये रियल संख्या हो सकता है, लेकिन
क्या कहता है x प्लस वाई के कितने हल होंगे, कितने हल होंगे, तो रियल की नहीं कहा, ये थोड़े कहा कि हमको कि प्राकृत संख्या में, नहीं कहा तो अनगिनत होंगे, 7 रखेंगे, 8 रखेंगे, 9 रखेंगे, आधा रखेंगे, 1/4 रखेंगे, 4/5 रखेंगे, तो इस तरह से x प्लस वाई के अनगिनत हल होंगे। ठीक है, लेकिन फिर पूछ देते हैं, बता देते हैं कि अगर प्राकृत संख्या में कहा तो लिमिट में होगा, x प्लस वाई बराबर 7, 1 2 3 4 5 6 हल, यानी जितना है उससे एक कम, एगो फार्मूला भी आ गया। तो अब हमें उम्मीद है कि आप एक समझ गए होंगे, दो चर वाले एक समीकरण, दो चर वाले एक घातीय एक समीकरण, और अब हम लोग चलने वाले हैं दो चर वाले युगपत समीकरण, दो चर वाले युगपत समीकरण। युग्म माने क्या होता है, युग्म से साइलेंट कर दिया गया है कुछ वर्ड को। देखिए युग्म, युग्म माने जोड़ा, तो युग्म से बना है युगपत, मतलब एक जोड़ा समीकरण है। ठीक है, तो अभी तक आप देख रहे थे ax प्लस by प्लस c बराबर 0। अब एक लाइन और बढ़ी जाए तो dx प्लस ey प्लस f बराबर 0, एक ये हो गया और एक ये हो गया। अब दो चर वाले युगपत समीकरण के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, जिसका व्यापक रूप ax प्लस by प्लस c बराबर 0 होता है, dx प्लस ey प्लस f बराबर 0 होता है। अब इसमें थोड़ी सी जान लें कि ए बी सी जो है वो क्या है, तब इसके बारे में थोड़ा सा विस्तार करेंगे। ठीक है, चलिए ax प्लस by प्लस c बराबर 0, dx प्लस ey प्लस f बराबर 0। देखिए भैया, पहला लाइन के लिए x के गुना में रहेगा वो a कहलाएगा, y के गुना में रहेगा वो b कहलाएगा, अंक रहेगा वो c कहलाएगा। x पहला लाइन में x के गुना में रहेगा a कहलाएगा, a बराबर a, y के गुना में रहेगा वो b कहलाएगा और अंक रहेगा वो c कहलाएगा। सेकंड लाइन में x के गुना में रहेगा वो d कहलाएगा, y के गुना में रहेगा वो e कहलाएगा, e बराबर e, और अंक रहेगा वो f कहलाएगा, यानी f बराबर f। अब एकदम हम आपको दियर वाला भाषा में समझा रहे हैं। 2x प्लस 3y प्लस 5 बराबर 0, 6x माइनस प्लस 3y प्लस 2 बराबर 0। अब बोलिए पहला लाइन में a बराबर क्या हो रहा है 2, देखिए 2, b बराबर क्या हो रहा है 3, c बराबर क्या हो रहा है 5, फिर बोलिए d बराबर क्या हो रहा है बोलिए 6, e बराबर क्या हो रहा है बोलिए, हाँ कस के 3, और फिर f बराबर क्या बोलिएगा 2। बराबर के इधर से तो नहीं लेंगे, माइनस प्लस भी समझा चुके कि अगर माइनस होता तो माइनस हो जाता। इस तरह से a b c हुआ। अब a b c निकालने के लिए आप समझ चुके हैं, प्लस माइनस रहता तो कैसे आप निकाल लेंगे इसको हम ये भी आपको समझा चुके हैं। अब जानिए इस समीकरण को हल करने की 5 विधियां हैं, 5 विधियों से हल करना है, और इसमें किसी भी विधि से हल करने के लिए आपसे पूछा जा सकता है और कई बार आ चुका है। ठीक है, तो एक एक विधि को बहुत आसान है, एकदम आसान से आसान तरीका से देखेंगे और सीखेंगे। पहला आता है लुप्तीकरण, बाय एलिमिनेशन मेथड। लुप्तीकरण, लुप्त करना मैंने क्या होता है, हमारे देश में शेरों की संख्या लुप्त हो रही है, मतलब क्या हो रही है, खत्म हो रही है, खत्म हो रही है। यानी x और y दो वो चर है जिसमें से किसी एक को लुप्त कर देना होगा, आपको खत्म कर देना होगा। बस फिर एक वो x खत्म करेंगे तो y आ जाएगा, y का मान रख देंगे तो x आ जाएगा। सेकंड मेथड है बाय क्रॉस तुलनात्मक, बाय कंपैरिजन, तुलना कर रहा हम का तरह से कम ही, मतलब क्या, अब फरियाला तो एहू में फरियाना है। पहला समीकरण में x का मान निकाल देंगे, आप दूसरा में भी x का मान, दोनों को बराबर कर देंगे y आ जाएगा। या तो पहला समीकरण में y का निकाल देंगे और दूसरा समीकरण y का निकाल देंगे और दोनों को तुलना कर देंगे, बकट के आंसर आ जाएगा। आइए थर्ड में प्रतिस्थापन विधि, फ्यूजन कहते हैं इसको, हम एक और भी कहते हैं ट्रांसफरेबल मेथड। ठीक है, ट्रांसफरेबल, जैसे आपके गणित का शिक्षक अभी पढ़ा रहे होंगे और उनका ट्रांसफर हो जाएगा दूसरे जगह, तो कल पदवा खाली रहेगा, आएंगे ना कोई ट्रांसफर हुआ उनका, तो उसके जगह पर आके पूर्ति होगा। तो समीकरण में हम कोई एक समीकरण से एक से x का मान निकाल देंगे और उसको 2 में रख देंगे। अगर 2 से x का मान निकालेंगे तो 1 में रखेंगे, या y का निकालेंगे तो वो रखेंगे, जो भी। तो इसको बोलते हैं प्रतिस्थापित करना। ठीक है, अनुपात, अनुपात में रेशियो, बटा समझ में करते हैं कि बटा में करके काट देना है।
तो इसमें क्या होता है अनुपात में कि इसमें हम लुप्तीकरण में चर को बराबर करके काटे थे और अनुपात में अचर को यानी अंकवा को बराबर करके काट देंगे, दोनों लगभग एक के है। अब बच गया क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन उच्चारण को देखिए, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वज्र गुणन। देखिए देखिए देखिए, व्रज नहीं कृष्ण भगवान लो, व्रज नहीं, वज्र गुणन ज में रहे, वज्र गुणन पढ़ना है, ठीक है ना। तो ये सभी मेथड बहुत आसान है और हम प्रयास करेंगे कि आपको आसानी से समझा दें। आप इसे अच्छी तरह से अभी समझ ले, जो भी हमने बताया है इसकी अति आवश्यकता है, बहुत बारीकियां हैं। एक चीज बच रहा है, समुच्चय। समुच्चय के बारे में आप लोग नहीं पढ़े होंगे, हम लोग 8वीं क्लास में समुच्चय पढ़ लिए थे, आपको 11th या 12th में जाके पढ़ना है समुच्चय। अभी समुच्चय जितना जो होता है वो सब मंथली ब्रैकेट के अंदर लिखा जाता है, ठीक है। जैसे 1 से 6 तक संख्या है, 1 से 6 तक यानी 1 से 5